हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। नाउ भारत का मीडिया, उसका नाम है गोदी मीडिया और गोदी मीडिया को कंट्रोल करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पूरी रेजिम। ये कहानी आपने मैंने सुनी है, दुनिया भर से ऐसी बातें आती हैं कि भाई इंडिया बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन फैलाता है। बट जो रोगन के एक पॉडकास्ट ने पूरी दुनिया को एक रियलिटी बता दी है, किस तरीके से मीडिया मैनेजमेंट होता है, किस तरीके से इंटरनेट का मैनेजमेंट होता है और कैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वो बुरी तरीके से ग्लोबल मीडिया, ग्लोबल नैरेटिव्स और मैं कहूंगा नैरेटिव क्रिएशन कर रही थी। और दोस्तों, देश का बच्चा बच्चा ये कहानी सुनाए, इसीलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि हम अच्छे डिसीजन मेकिंग करें। दोस्तों, हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, हमें पॉलिटिकल इंक्लिनेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है आज भी, कल भी और हमेशा, क्योंकि भारत अडिग रहेगा। डोवाल साहब ने एक बात कही थी कि कभी भी आपको ऐसा लगता है कि भारत के अगेंस्ट कोई मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, कोई नैरेटिव क्रिएट करके बाहर से एक तरीके से दबाव बनाया जा रहा है भारत पे, तो बच्चा बच्चा इसके बारे में ट्वीट करे, इसके बारे में कोई ना कोई रिएक्शन दे ताकि ऐसे फेक नैरेटिव्स भारत पे थोपे ना जा सके। ना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है और जो रोगन के साथ बैठते ही, और मैं ये कहूँगा कि भाई भारत के जो पॉडकास्ट हैं वो फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि यार लोग अपनी पीआर मैनेजमेंट कर रहे हैं, अपनी एक तरीके से ब्रांडिंग कर रहे हैं, अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। आप किसी भी आप पॉडकास्टर के पास देखिए, वहाँ जाके बैठते हैं, अपनी नैरेटिव चलाते हैं और फिर बाय बाय बोल के चले जाते हैं। बट जो रोगन के साथ जो पॉडकास्ट था उसमें पहले मिनट से ही जो रोगन स्टार्टेड टू ग्रिल मार्क जुकरबर्ग, और जुकरबर्ग के मुंह से एक बहुत अजीब सी बात निकल गई। जुकरबर्ग ऑन रोगन, फेसबुक्स सेंसरशिप वॉज समथिंग आउट ऑफ 1984। दोस्तों, 1984 में एक किताब पब्लिश हुई थी जॉर्ज ऑरवेल की, और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में जब इंटर्नशिप कर रहा था तब आधार के ऊपर बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे। तो जो ऑपोजिशन था वो आर्ग्यू कर रहा था कि जो आधार रेजिम है भारत का, वो एक ऑरवेलियन स्टेट, एक सर्वेलेंस स्टेट बना के रख देगा। बट ये सर्वेलेंस स्टेट तो ऑलरेडी इन क्रिएशन था, अमेरिका में बन चुका था। तो इसे आज पूरी दुनिया क्यों एक्सपोज कर रही है और क्यों हमें एक एक नैरेटिव, कैसे फेक नैरेटिव बनाए जाते हैं, कैसे उस पर आर्टिकल लिखा जाता है। और खुद जुकरबर्ग ये कहते हैं कि भाई मैं इन्फ्लुएंस हो गया था। मैं किससे इन्फ्लुएंस हुआ था? मैं लेगेसी मीडिया से इन्फ्लुएंस हो गया था। तो मतलब एसेंशियली दोस्तों, उन्होंने कह दिया कि पूरी लेगेसी मीडिया अमेरिका की वो बाइडेन के गोदी में बैठी थी और गोदी में बैठ के पूरी दुनिया की लीडरशिप, अलग अलग लीडर्स को डिफेम करना, उनकी तख्ता पलट करना, रेजिम चेंज करना और ऐसे मैनिपुलेटिव फैक्ट चलाना कि भाई उनके पसंदीदा लीडर्स वहां पे इलेक्ट हो पाए या फिर उन्हें पैरा ड्रॉप कर दिया जाए, जिस तरीके से हसीना को हटा के मोहम्मद यूनुस की प्लेसमेंट हुई है। अब ध्यान से सुनिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है, यस, वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है, बाइडेन लीव्स ऑफिस, मेटा एंड्स सेंसरशिप। दोस्तों, ये कहानी है क्या? पहले जब ट्रंप इलेक्शन फेस कर रहे थे तब से मैं नैरेटिव सुन रहा हूं। माइक बेंस एक बंदा है, ये बार बार इसके बारे में बात करता है कि कैसे पॉपुलिस्ट लीडर से बाइडेन को डर लगता है, पॉपुलिस्ट लीडर से पूरी जो डेमोक्रेटिक स्टैब्लिशमेंट है, क्लिंटन्स, ओबामास, इनको बहुत परेशानी थी। इसमें कमाला हैरिस, बाइडेन, बराक ओबामा और क्लिंटन फाउंडेशन, ये सब एक साथ काम करके इनको डिसमेंटल करना चाहते थे पूरी दुनिया से। अच्छा, एक एक करके थोड़े नैरेटिव देखते हैं, क्योंकि अब नैरेटिव आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे भारत को नीचा दिखाया गया, बदनाम किया गया। दोस्तों, ये वही मीडिया है जो कभी भी खुलेआम ग्रूमिंग गैंग्स, ये पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स के ऊपर बात नहीं कर पाता, इनके पास गट्स नहीं है। बट यही मीडिया, यही लेगेसी मीडिया, ग्लोबल मीडिया भारत को हर मौका ढूंढता है भाई भारत को डिफेम करने का। तो पहला नैरेटिव, हिंदुत्व, हाउ इंडिया केम टू एम्ब्रेस द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व, लिख कौन रहा है? अल जजीरा। जिसे बिल्कुल, मतलब मैं कह रहा हूं ना, मिनिस्क्यूल आइडिया नहीं है कि भारत की आइडियोलॉजी, भारत के कल्चर, भारत के ट्रेडिशंस क्यों है। और क्यों मुझे ये वीडियो बनाना जरूरी है? क्योंकि आपको एक चीज समझ आना चाहिए कि हमारे जो कल्चरल एथोस है, जो भारत के कल्चरल एथोस हैं, इसे ग्लोबली कैसे दबाया जाता है, क्यों हमें फोर्स किया जाता है कि हम वेस्टर्न नैरेटिव को ही अपनाएं। और अगर हम वेस्टर्न नैरेटिव को नहीं अपनाएंगे तो हम कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, फोर्थ वर्ल्ड कंट्री है, या हमारी आइडियाज ठीक नहीं है, हमारी डेमोक्रेसी का नाम वो डिक्टेटरशिप रख देंगे। तो थोड़े आइडियाज देखते हैं। चलिए बीबीसी देखते हैं क्या कहता है। द फार राइट वीडियोज डिस्टॉर्टिंग द ट्रूथ ऑफ बांग्लादेशी माइनॉरिटी अटैक्स। इसका मतलब बीबीसी ये मानता है कि भाई हिंदुओं पे अटैक नहीं हुआ, माइनॉरिटी पे अटैक नहीं हुआ, और
ये जो फार राइट वीडियोस हैं जो भारत से ओरिजिनेट कर रहे हैं, ये डिस्टॉर्ट कर रहा है कहानी। CNN को देखते हैं, CNN क्या कहता है? राइजिंग हिंदू नेशनलिज्म लीव्स मुस्लिम्स फियरफुल इन इंडियाज होली सिटी। नाउ मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेस्ट मतलब ब्रिटेन और यूएस का एक बहुत पुराना नैरेटिव है। ये डेमोक्रेट्स का, लिबरल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट नैरेटिव है, कभी भूलिएगा मत। टू नेशन थ्योरी, भारत को तोड़ा गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब बनाया गया, बट आज भी ये कोशिश करते हैं एक नैरेटिव पेडल करने का कि भारत में मुसलमान खतरे में हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। और कैसे अत्याचार हो रहा है? प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाराणसी, वहां की बात हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। हाउ एन इंडियन स्टेट बिकेम अ टेस्टिंग ग्राउंड फॉर हिंदू नेशनलिज्म। ये द गार्जियन है। द गार्जियन बड़े प्यारे प्यारे रिपोर्ट्स लेके आता है भारत पे। चलिए देखते हैं, हो सकता है कि ये बड़े अनबायस मीडिया है ना। इलॉन मस्क जब पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग की बात करते हैं तो अल जजीरा क्या लिखता है? ब्रिटिश मिनिस्टर सेज मस्क मिस इन्फॉर्म्ड। अच्छा, जो तुमको ना पसंद हो वो बात मिस इन्फॉर्मेशन है, डिसइन्फॉर्मेशन है, वो फेक है। बस तुम्हें एक ही काम है, अमेरिका का लिबरल एजेंडा पूरी दुनिया में थोपना, कंट्रीज को ये बताना कि कैसे यू नीड टू बिहेव। और मैं आपको दोस्तों बहुत डिटेल में बताऊंगा कैसे इंटरनेट को धीरे धीरे दबाया गया, अपने क्रस में लिया गया, कंट्रोल किया गया, कैसे मार्क जुकरबर्ग को गालियां दी गई, उनको कॉल कर करके गालियां दी गई कि भाई एक मीम हटा दो, एक वीडियो हटाओ, एक शॉट हटाओ, इन लोगों को प्रमोट मत करो। लिस्ट भेजे जाते थे जिससे लोगों को बिल्कुल डिमोनेटाइज किया जाता था, रिमूव कर दिया जाता था, ब्लॉक कर दिया जाता था, या फिर उनकी रीच रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती थी। ऑन द अदर हैंड लिबरल वॉइसेस को एक्सट्रीम रीच दिया गया ताकि मैक्सिमम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इलेक्टोरल इंटरफेरेंस हो। भारत में डिक्टेटरशिप आ चुकी है। नाउ ये जर्मन देशभक्त मॉडल तो आपको पता ही है, भारत इज इन अंडर ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ डिक्टेटरशिप। मोदीज इलेक्शंस और डिक्टेटर अल्लादीन्स ओलंपिक्स। ब्यूटीफुल नैरेटिव्स। देखिए नैरेटिव का मतलब क्या होता है ये आपको पहले समझ आना चाहिए। देखिए एक होती है रियलिटी। जब मैं आपके ऊपर एक फेक रियलिटी इंपोज करने की कोशिश करूं तो पहले मैं उसका क्रिएशन करूंगा, और क्रिएशन करके मैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से आपके पास सेम इंफॉर्मेशन भेजूंगा, जिससे आपको फियर आएगा। आपको लगेगा कि सही में भारत में डिक्टेटरशिप है, भाई सारे लोग डिक्टेटर बनते जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर डिक्टेटर हैं, प्राइम मिनिस्टर डिक्टेटर हैं, और एसेंशियली भारत में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो ये जो नैरेटिव बिल्डिंग बाहर से आती है ये हमारे लिए डेंजरस है। भारत में कोई भी मीडिया किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगाए, कोई गोदी बने, कोई चमचा बने, और नेचुरल सी बात है, आप क्लियरली ये समझिए हर कंट्री में मीडिया ने क्लियरली अपना डायरेक्शन चुन लिया है। जैसे कि कुछ आपको मीडिया नेटवर्क्स दिखेंगे जो प्योरली प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक तरीके से सपोर्ट करेंगे हर इशू पे, इमटेरियल के वो सही हो या गलत। उसी तरीके से आपको दूसरी मीडिया दिखेगी जो कंटिन्यूसली ऑपोजिशन को सपोर्ट करेंगे, तो उसे आप गोदी और चमचा बोलते हैं। बट जो अमेरिका से हो रहा था वो इमेंस था दोस्तों, समझते हैं। बांग्लादेश डिक्टेटर फ्लीज लीविंग बिहाइंड अ डेंजरस वैक्यूम। इकोनॉमिस्ट लिखता है किसके बारे में? हसीना के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज ए डिक्टेटर, हसीना इज ए डिक्टेटर, ठीक है। और कौन डिक्टेटर है? ट्रंप वांट्स टू टर्न यूएस डेमोक्रेसी इनटू डिक्टेटरशिप। क्या बात है, कमाला हैरिस ये भी कह रही थी कि ट्रंप एक बहुत बड़ा डिक्टेटर है। और इसी नैरेटिव को यूज करके आपने देखा होगा ऑपोजिशन अपनी पूरी कैंपेन डिसाइड करता है। तो दोस्तों नैरेटिव का कितना बड़ा इंपैक्ट होता है आपकी और मेरे लाइफ में कि ये हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स में डायरेक्टली इंटरफेयर करना शुरू कर देता है। अच्छा ये देखिए, अल जजीरा, हु इज ध्रुव राठी फ्रॉम मोदी फैन टू इंडियाज पीएम्स मोस्ट फॉर्मिडेबल क्रिटिक। आप देखिए क्या जरूरत है अल जजीरा को एक पर्टिकुलर इशू उठाने की, एक पर्टिकुलर यूट्यूबर को उठाने की, क्योंकि क्लियरली रीच की बात है। जितनी रीच होगी उतना ज़्यादा नैरेटिव फैलेगा, और इस नैरेटिव को फैलाने के लिए एक इंटरनेशनल, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डिसइंफॉर्मेशन लैब्स हैं भारत के, मोस्टली वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, ऐसी बहुत सारी फैक्ट्स जो ऊपर से मैनिपुलेट होकर आती हैं उसे बहुत बार डिबंक कर चुकी है। कैसे लोग पैसे लेते हैं, कहाँ से पैसे लेते हैं, किस एनजीओ से पैसे लेते हैं, कैसे राउंड टिपिंग और एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स के भारत में अमेरिकन नैरेटिव्स चलाए जाते हैं, उसे बहुत आराम से एक्सपोज करती है। चलिए देखते हैं। इलेक्टोरल इंटरफेरेंस, द गार्जियन व्यूज ऑन इंडियाज इलेक्शंस, नरेंद्र मोदीज ओडेसिटी ऑफ हेट। वेरी गुड। CNN, beautiful. India's Modi and his Hindu nationalist party have another 5 years in power. Why so? BBC एक डॉक्यूमेंट्री लेके आती है जिसे बैन करना पड़ता है, और अब देखते हैं डिसइंफॉर्मेशन कैसे फैलाया जा रहा था। How Modi's supporters used social media to spread disinformation. Now, मान लीजिए आप इलेक्शन लड़ते हैं, आप इलेक्शन लड़के अच्छे से जीत के आते हैं। अब मैं क्या बोलूंगा कि आप इलेक्शन इसलिए जीत पाए क्योंकि आप झूठ बोलते हैं, आप मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, आप डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, आप हेट मॉन्गर हैं, आप हिंदू नेशनलिस्ट हैं, आप हिंदू फाशिस्ट हैं, आप
हिंदू नेशनलिस्टिक एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं, आप मुस्लिमों पे अत्याचार कर रहे हैं, तो मतलब ये नैरेटिव से होगा क्या, इलेक्टोरल लेजिटिमेसी को कम किया जाएगा। तो कुछ लोग बोलेंगे भाई ईवीएम में टैंपरिंग हो रही है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है। कुछ लोग बताएंगे कि डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान खतरे में है। सो दीज आर द इंटरनेशनल ग्लोबल लिबरल एजेंडाज जो भारत पे ऊपर से सुपर इम्पोज किया जाता है। दोस्तों, हम प्राइम मिनिस्टर नेहरू की बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं। अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसीज में देखेंगे तो हमेशा एक बात होती थी कि टॉप डाउन डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है, ऊपर से सारे ऑर्डर आए और ग्राम पंचायत में उसके हिसाब से काम हो, ये अच्छी बात नहीं है। उसी तरीके से जस्ट इमेजिन अमेरिका से नैरेटिव आए और भारत में उससे इलेक्टोरल इंटरफेरेंस हो, या भारत का पॉलिटिकल नैरेटिव वो अमेरिका डिसाइड करे, अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी अलॉन्ग विथ अपनी पूरी लेगेसी मीडिया मिला के, यूट्यूबर्स को मिला के एक अच्छा कोलिशन बना के भारत के इलेक्शन में इंटरफियर करें, क्योंकि भारत में ऑपोजिशन पॉलिटिकली इतनी स्ट्रांग है नहीं। तो क्या अमेरिका का दारोमदार बनता है इस ऑपोजिशन को स्ट्रांग करने का, या फिर क्या अमेरिका ही भारत का ऑपोजिशन है? चलिए देखते हैं। बांग्लादेश के ऊपर भी सेम, ठीक है। तो बांग्लादेश जैसे ही यूनुस आया, बांग्लादेश न्यू डेमोक्रेसी, अरे यूनुस इज अ डेमोक्रेसी। कौन सी ऐसी डेमोक्रेसी है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी कौन सी डेमोक्रेसी है जहां बिना एक भी वोट आप सीधा डेमोक्रेट बन जाते हैं? तो बांग्लादेश न्यू डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट फ्रॉम फ्लड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। और द डिप्लोमैट लिखता है कि भाई ये सारा फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन कहां से आ रहा है? इंडिया से आ रहा है, हिंदू नेशनलिस्ट से आ रहा है। चलिए देखते हैं अल जजीरा, इस्लामोफोबिया अलार्मिस्ट, हाउ सम इंडिया आउटलेट्स कवर्ड बांग्लादेश क्राइसिस। तो रिसेंटली ये जो वर्ड है इस्लामोफोबिया, इसको भी काफी ज्यादा डिबेट किया जा रहा है। क्यों? पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स के ऊपर। जैसे ही पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स के ऊपर एक्सपोजे आने लगा, बैक टू बैक लोगों ने कहा कि इसके ऊपर वोटिंग होनी चाहिए, इसके ऊपर यूके की गवर्नमेंट को एक इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तो तुरंत आपने देखा लेगेसी मीडिया एक वर्ड यूज करने लगा, इस्लामोफोबिया। और इस्लामोफोबिया यूज करने के बाद इलॉन मस्क का इस पर रिटॉर्ट आता है कि हमने कोई ज्यू फोबिया नहीं देखा, हिंदू फोबिया नहीं देखा, सिख फोबिया नहीं देखा, क्रिश्चियन फोबिया नहीं देखा, सिर्फ इस्लामोफोबिया क्यों यूज कर रहे हो? सिर्फ एक ही धर्म खतरे में है क्या? तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये इसलिए यूज किया जाता है ताकि किसी टॉपिक पे कोई डिबेट ही ना हो, डिबेट बंद हो जाए। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इट इज नॉट अबाउट रिलीजन, ये धर्म की बात ही नहीं है। ये बात है कि कौन सी नैरेटिव अमेरिका चाहती है इंडिया में चले। तो जैसे ही वो नैरेटिव नहीं चल पाती तो कुछ वर्ड्स यूज किए जाएंगे, ऑटोक्रेट, डिक्टेटरशिप आ गई है, फॉलिंग डेमोक्रेसी, मल्टीपल वर्ड्स, मल्टीपल रिपोर्ट्स, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद बैकहैंड में काम करेंगे भाई डोनाल्ड लू आके गोल गोल घूमेंगे, कभी सदर्न पेनिनसुला घूमेंगे, कभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर ध्यान देंगे, कभी बांग्लादेश जाएंगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड द पैटर्न, कनेक्ट द डॉट्स। चलिए देखते हैं। ट्रंप भी मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। क्या आपको एक पैटर्न लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि जो भी बाइडेन की बात नहीं मानता या डेमोक्रेट की बात नहीं मानता, क्या वो डिसइन्फॉर्मेशन फैलाता है? क्या हर वो लीडर जो बाइडेन के साथ आइडियोलॉजिकली एक तरीके से अलाइन नहीं हो पाता, क्या वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है? ट्रंप विप्ड अप फियर, मिस इन्फॉर्मेशन, डेमोक्रेटिक पार्टी फेल्ड टू कनेक्ट, जॉन केरी कह रहा। ठीक है, अच्छा, भारत में फाशिज्म भी आ रहा था, अभी बात नहीं है, अभी सब ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं आपको, शेख हसीना वॉज अ डिक्टेटर, यूनुस इज अ डेमोक्रेट, अब सब चंगासी है। उसी तरीके से इलेक्शन के टाइम में भारत फाशिस्ट था, इलेक्शन के टाइम में भारत ऑटोक्रेसी था, इलेक्शन के टाइम में भारत डिक्टेटरशिप था, अब नहीं है, अब सब ठीक है। क्योंकि जिस इलेक्शन में इन्होंने मैक्सिमम कैपेसिटी लगा दी थी अपनी कि भाई किसी भी तरीके से सत्ता परिवर्तन हो जाए, वो हार गए। लिटरली दे लॉस्ट विथ ऑल देयर पावर एंड ऑल देयर माइट। तो देखते हैं, इंडिया इज विटनेसिंग द स्लो मोशन राइज ऑफ फैशिज्म, गार्जियन है भाई, ठीक है। बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट, तो क्यों ही एक ही पैटर्न है भाई। पैटर्न अगर हम समझ जाएंगे ना, और मैंने आपको हमेशा पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए, जब भी इन्फ्लुएंस ऑपरेशन होता है, इंटेलिजेंस एजेंसी काम कर रही होती है, तो आप 3 पर्टिकुलर जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनकी नैरेटिव किसी भी टॉपिक पे ध्यान से पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगा चल क्या रहा है। देखिए, अमेरिका अपने जो टेंटिकल्स है, अपना जो पावर है, वो दुनिया पे तभी इंपोज कर पाएगा जब पूरी दुनिया ग्लोबलिस्ट रहेगी। ग्लोबलिस्ट मतलब जो कहेंगे ओपन बॉर्डर्स, ओपन सोसाइटी, फ्री ट्रेड, जितनी कंपनी आनी है आओ, हमारी कोई भी कंपनी आके खरीद जाओ, उससे इन्फ्लुएंस बढ़ता है। जब भी हम प्रोटेक्शनिस्ट होते हैं कि भाई इंडिया फर्स्ट है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, जैसे ही हम प्रोटेक्शनिस्ट होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, हम अपने कल्चर को लेके मजबूती से खड़े होते हैं, और उसके कारण इन्फ्लुएंस ऑपरेशन या फिर इंटरफेरेंस वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और इसीलिए ये बताना पड़ता है अमेरिका को अपनी मीडिया के थ्रू कि भाई ये फाशिस्ट है, ये डिक्टेटर है, ताकि उसे हटाया जा सके और फिर से ओपन इंटरफेरेंस हो सके। कोलिशन गवर्नमेंट्स, रिमेंबर, कोलिशन गवर्नमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया का तो ग्रोथ कोलिशन गवर्नमेंट में ही होता। ये नैरेटिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एक फार्स है।
ध्यान से देखिए, बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट सेज इट वोंट अलाउ फाशिस्ट अवामी लीग। तो बांग्लादेशी अवामी लीग भी फाशिस्ट है, शेख हसीना भी फाशिस्ट है, पीएम मोदी भी फाशिस्ट है, और डोनाल्ड ट्रंप, हैरिस कॉल्स ट्रम्प्स फाशिस्ट आफ्टर एक्स चीफ ऑफ स्टाफ सेज ही वांट्स जनरल्स लाइक हिटलर। हिटलर से भी कंपेयर कर दिया। ओके अच्छा, आपको मेरे से कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूंगा। वर्किंग प्रोफेशनल है तो लिंक्डइन पे जुड़िए, और वीडियोस के अपडेट चाहिए तो मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फाउंडेशन बैच करोल बाग में। उसी टाइम में अगर हिंदी मीडियम में ये प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश में है तो प्रयागराज, और बिहार में है तो पटना। बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होगा। 1-1.5 साल स्पेंड करिए और भारत की सेवा करिए। नाउ जुकरबर्ग जो रोगन से इस पॉडकास्ट में क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भाई जो पूरा लेगेसी मीडिया है जो अमेरिका पे राज करता है, ठीक है, स्टैब्लिशमेंट मीडिया, लेगेसी मीडिया, अलग अलग नाम है, तो इसमें टिपिकली CNN, BBC, गार्जियन, अब जितने हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये हमेशा एक ही नैरेटिव पेडल कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन किसी तरीके से चुरा लिया। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन इसलिए जीत पाया क्योंकि कहीं ना कहीं उसने मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन किया और फेक नैरेटिव से झूठ बोल बोल के वो इलेक्शन जीत के आ गया, जैसे कि मेक्सिको को गाली दे के, कनाडा को गाली दे दे के, राइट। तो इसीलिए जुकरबर्ग ने कहा कि भाई मैं इन्फ्लुएंस हो गया था, मुझे लगा सच में डेमोक्रेसी खतरे में है, और इसलिए मैंने ट्रंप को धीरे धीरे सेंसर करना शुरू कर दिया। उसके बाद ये कहते हैं कि सोशल मीडिया भी कुछ ऐसा ही था। सोशल मीडिया को बार बार नैरेटिव्स दिए जा रहे थे कि भाई ये चीज़ों को हटाओ, और पर्टिकुलरली मीम्स को हटाओ, वीडियोस को हटाओ, शॉर्ट्स को हटाओ, उनकी रीच कम करो, कुछ पर्टिकुलर जो लिबरल ओरिएंटेड जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको प्रमोट करो, कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जिनके साथ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का अच्छा सांठगांठ है उनको प्रमोट करो, और बाकियों को शैडो बैन में रख दो। और ये कहानी कहाँ से निकली? जो रोगन कहते हैं कि भाई ये कहानी तो तब निकली ना, क्योंकि जो रोगन का एक और पॉडकास्ट है, ही इज टॉकिंग टू माइक बेंज, ही इज टॉकिंग टू इलॉन मस्क, तो हर बार इस चीज़ पे चर्चा हुई है कि कैसे सिस्टमैटिकली ग्लोबल सेंसरशिप रेजिम चल रहा था इंटरनेट पे। मतलब आप और हम जितनी कहानियां देख रहे थे, तो चाहे बच्चों को, भारत के बच्चों को हम जो सॉफ्ट पॉर्न दिखाते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, जहाँ पे कपड़े पहनना, कपड़े उतारना, ड्रेसिंग वीडियोज़, इट इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरीली बैड फॉर भारत। छोटे छोटे बच्चे अपने फ़ोन ऑपरेट करते हैं और उसमें डायरेक्टली ये पॉर्न एडिक्शन कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं। कहाँ से? इंस्टाग्राम से। तो आपको पता है ये सेम काम टिकटॉक पे भी हो रहा था, टिकटॉक तो बैन कर दिया, बट यू कैन नॉट मेस विथ मेटा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि आप व्हाट्सएप भी करते हैं, आप व्हाट्सएप यूज़ भी करते हैं, फेसबुक भी यूज़ करते हैं, पूरा इकोसिस्टम यूज़ करते हैं, और बिग टेक से आप पंगा नहीं ले सकते। बट ट्विटर फाइल्स ने एक कहानी बता दी। ट्विटर फाइल्स ने क्लियरली बताया कि भाई जैक डोर्सी जब ट्विटर को कंट्रोल कर रहा था तो डायरेक्टली वो अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ काम करता था। जो अमेरिकन गवर्नमेंट बोलती थी, बाइडेन का सरकार बोलती थी ये सामान हटा दो, वो कंटेंट हटा दो, वो कंटेंट वो सिंपली हटा देते थे। इसे कभी भी इस चीज़ को तवज्जो नहीं दी गई, इसको कभी भी डिस्कस नहीं किया गया, इसको दबा दिया लेगेसी मीडिया ने, जिस मीडिया के थ्रू ये कंटेंट इंडिया तक आता है, वरना ये कंटेंट तो आता ही नहीं था। रिमेंबर, ट्विटर जो आज है, एक्स जो आज है, उससे पहले कोई भी कंटेंट हमारे पास कैसे आता था? अगर वो CNN, BBC, गार्जियन लिखे, राइट, और CNN, BBC, गार्जियन इसे लिखती ही नहीं, तो एसेंशियली द हिंदू के पास ये कंटेंट कहाँ से आता? अगर एसोसिएटेड प्रेस, रॉयटर्स ये इस कंटेंट को कवर ही नहीं करता, तो जो कहानी उनको नहीं पसंद होती थी उस कहानी को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाता था। एग्जाम्पल ये है, मीडिया कवरेज ऑन न्यू डॉक्स ऑन ट्विटर सेंसरशिप, 0 मिनट्स, CBS, ABC, NBC, MSNBC, CNN, बिल्कुल ब्लॉकेड कि आपकी कहानी नहीं बताई जाएगी, कोई कॉन्जर्वेटिव कहानी को कवर ही नहीं किया जाएगा। आपकी सिर्फ एक ही देवी देवता हैं, एक हैं जो बाइडेन और दूसरे हैं कमाला हैरिस। और दोस्तों, भारत को थैंक यू बोलना चाहिए भगवान को, लिटरली, कि भाई ये डेविल्स, ये किसी तरीके से इनको उखाड़ के फेंका। एटलीस्ट 4 साल भारत के पास पीसफुल टाइम होगा टू ग्रो। देखिए, तो आज ये कहते हैं कि भाई देखिए, जो रोगन कहते हैं कि हमारे पास तो अब 2 ही मीडिया है, वी हैव ओनली 2 मीडिया, जहां पे हम खुल के बात कर सकते हैं, ठीक है। और मेटा जो कर रहा है, अपनी सेंसरशिप रेजिम को खत्म कर रहा है, तो उसके बाद हो सकता है मेटा में भी ऐसी बात हो पाए, इंस्टाग्राम पे भी बात हो पाए। इंस्टाग्राम कह रहा है कि आजकल अब हम भाई पॉलिटिकल कंटेंट को खुल के अलाउ करेंगे, हम इसमें आइडियोलॉजिकल सेंसरशिप नहीं होने देंगे, और मैं आपको बताऊंगा कैसे कर रहे थे ये सेंसरशिप। बट जो रोगन कहते हैं कि फॉक्स न्यूज़
एक लेगेसी मीडिया में सिर्फ एक न्यूज़ चैनल फॉक्स न्यूज़ वो हमें सही कहानी बताता था, और एक्स, और फॉक्स न्यूज़ में भी जो हमारी कहानी सच्ची से बताने लगते थे उसको धीरे धीरे कैंसिल कर देते थे, मतलब किसी भी तरीके से कोई स्कैंडल में फंसा के उससे मीडिया नेटवर्क से बाहर निकलवा देते थे। और देखिए चलिए अल जजीरा को देखते हैं, तो दुनिया जानती है कि टकर कार्लसन इज टॉकिंग टू व्लादिमीर पुतिन, ही टॉक्स टू ट्रंप, ही टॉक्स टू जो रोगन, ये सबके साथ बात करते हैं। एक अच्छा पॉडकास्ट भी है टकर कार्लसन शो। इसके बारे में अल जजीरा क्या लिखता है, तो अल जजीरा को मान लीजिए अ माउथ पीस ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, अ माउथ पीस ऑफ द ग्लोबलिस्ट एजेंडा जिसमें सोरोस वगैरह इन्वॉल्व है, वर्सेस द कंजर्वेटिव। और मैं कह रहा हूं कभी दुनिया में कंजर्वेटिव, ग्लोबल कंजर्वेटिव एक लीग नहीं बनाया, कभी इन्होंने कोलिशन में काम नहीं किया, बट जो डेमोक्रेट्स हैं दुनिया भर के वो एक कोलिशन में काम करते हैं, वो इकोसिस्टम अप्रोच में काम करते हैं। तो ये देखिए, न्यूज यू कंज्यूम इज अ लाई, टकर कार्लसन रीलॉन्चेस ऑन ट्विटर। तो भाई इस बंदे को जो इतना बदनाम किया है, कंजर्वेटिव कमेंटेटर रेल्स अगेंस्ट मेन स्ट्रीम मीडिया इन अ क्लिप अनाउंसिंग न्यू वर्जन ऑफ हिज टॉप रेटेड शो। इसे बोला गया है कि भाई ये व्लादिमीर पुतिन का दोस्त है, व्लादिमीर पुतिन का बेसिकली इंटरेस्ट अमेरिका में चलाता है, सो मच सो, ठीक है। तो आप कंजर्वेटिव हैं तो आपको कुछ भी बोला जा सकता है। बट ऑन द अदर हैंड हमारे जस्टिन ट्रूडो, इनकी जो नैरेटिव्स हैं, अगर ट्रूडो पे कुछ टाइम पहले अगर आप वीडियो बनाते, तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ इंडिया में भी हुआ है, ग्लोबली हुआ है, लोग अचानक से शॉक थे। एक क्रिएटर के 3-3 मिलियन व्यूज़ आते हैं, ठीक है, रेगुलरली 3 मिलियन व्यूज़, उसने कनाडा पे 3 वीडियो बना दी, उसको 2-2 लाख व्यू आने लगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि कैनेडियन पुलिस ने एक पूरी एजेंसी बना के बैठी थी कि कोई भी अगर कनाडा को, ट्रूडो को टारगेट करेगा तो उसे हम फ्लैग कर देंगे, ठीक है, मास फ्लैग कर देंगे, मास रिपोर्ट कर देंगे। कुछ ऐसी ही कहानी अगर आप देखेंगे रिसेंट टाइम्स में प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ हुई है। वो पहले कुछ भी लिखते थे, सब कुछ वायरल जाता था, और धीरे धीरे इनको एक तरीके से इनकी रीच रेस्ट्रिक्ट की गई। ट्रंप को तो कंटेंट वहां से ही निकाल दिया, प्लेटफॉर्म से निकाल दिया। नाउ देखिए, जुकरबर्ग ने क्लियरली अपने आप ही आके अनाउंस कर दिया कि भाई देखिए मैं सेंसरशिप बंद कर रहा हूं, ये फैक्ट चेकर वगैरह ये सब जाएंगे, कबाड़ी वाले ये सब बाहर जाएंगे ऑफिस से। जिस तरीके से ट्विटर ने कम्युनिटी नोट्स लगाया, मतलब कम्युनिटी ही बताएगी कि क्या उनको सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है। इट इज़ अ डेमोक्रेसी, इट इज़ द पीपल हु विल डिसाइड, ठीक है। तो हम नहीं बताएंगे व्हाट इज फैक्ट व्हाट इज नॉट, हम नहीं बताएंगे कि पॉलिटिकल ओपिनियन ये सही ओपिनियन है, ये गलत ओपिनियन है, हम नहीं बताएंगे लेफ्ट सही है या राइट सही है। इट इज़ द पीपल हु विल डिसाइड। हम तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बात करेंगे, विच इज द ट्रू एसेंस ऑफ अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। एक आप इंटरमीडियरी की तरह है, आप और हम बात करने के लिए, ताकि आप और मैं कन्वर्स कर सकें, ना कि इस पर्टिकुलर वीडियो के रीच कम कर दी जाए ताकि आप और हम कम बात कर पाएं, कम इंटरेक्ट कर पाएं। तो जक ने जब ये डिसीजन लिया है ना, एंड टू गो अगेंस्ट लिबरल्स, एक तरीके से बाइडन का नाम ले लिया इन्होंने पॉडकास्ट में, क्लियरली बताया कि भाई गाली गलौज हुआ है मेरे साथ। तो जक का ओन बोर्ड मेंबर है ना, को चेयर नाइफ्स हिम ओवर मागा मेकओवर। तो सब लोग बोल रहे हैं भाई मार्क जुकरबर्ग झुक गया, ठीक है, डर गया ट्रंप के साथ, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया था भाई तुझे जेल डालूंगा मैं, है ना, लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट होगा अगर मुझे पता चल गया कि तू किसी भी तरीके से इन एनी विच वे यू वेर कोल्यूडिंग विद बाइडन टू डिफीट मी। क्योंकि पिछला इलेक्शन मागा सपोर्टर्स का मानना है, मागा मतलब दोस्तों किसी ने पूछा भी था, मागा मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ट्रंप सपोर्टर्स हैं। तो ट्रंप सपोर्टर्स को लगता है कि जो पिछला इलेक्शन जो डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे वो असली में वो जीते थे और उनसे स्टील किया गया था इलेक्शन, और यही ट्रंप का आइडिया था। चलिए देखते हैं। सीइंग सिलिकन, कंटेंट मॉडरेशन जस्ट डाइड, इज दैट अ बैड थिंग? तो ये कंटेंट मॉडरेशन क्या है एग्जैक्टली? तो कंटेंट मॉडरेशन बड़े अलग अलग तरीके से होता है। सबसे पहले तो देखिए, हर वीडियो जैसे मैं बनाता हूँ तो उसमें AI बेस्ड सर्च इंजन्स हैं, वो वॉइस को रीड कर रही हैं, वो इमेजेस को रीड कर रही हैं, और उसके बाद वो एडजुडिकेट कर लेंगी आराम से 5 मिनट की वीडियो पे AI लगा के, और ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि 5 मिनट में उनको पता चल जाएगा कि ये जो वीडियो है ये लेफ्ट ओरिएंटेड है, राइट ओरिएंटेड है, और अगर उनको लेफ्ट ओरिएंटेड लगेगा तो उसकी रीच बढ़ाते जाएंगे, अगर उनको राइट ओरिएंटेड लगेगा तो उसकी रीच घटा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई प्रो मोदी वीडियो बनाते हैं तो उसमें उसकी रीच रेस्ट्रिक्टेड होगी, जबकि अगर आप क्रिटिसाइज करते हुए कोई वीडियो बनाएंगे, उसके थंबनेल लगाएंगे, ऐसी इमेजेस लगाएंगे, ऐसी बात करेंगे, तो उसकी रीच ऑटोमेटिकली बढ़ा दी जाती है। अच्छा, ज्योग्राफीज में भी बढ़ाई जाती है। जो एंटी मोदी वीडियोस हैं उसकी जो ज्योग्राफी है वो आपको दिखेगा कि बांग्लादेश में उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, तो आसपास में जहाँ पे भी एंटी इंडिया रेटोरिक चलता है वहाँ पे इसको अच्छे से चलाया जाएगा। और इतनी ज्योग्राफिकल डेटा, इतनी पोजिशनिंग डेटा हर सोशल मीडिया जाइंट के पास है। चलिए देखते हैं। एक और तरीका होता है, मैं आपको बताता हूँ, कि मास रिपोर्टिंग का, कि कोई जैसे ग्रुप्स होते हैं जिससे टेक डाउन करवाते हैं, ठीक है, प्रॉपर IT सेल्स चल रहे हैं जिससे कि आपको एसेंशियली म्यूट कर दिया जाता है, आपको चुप कर दिया जाता है, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप और हम बात ना कर पाएं, जो भी ओपिनियन है यार, सबके अलग अलग ओपिनियन है, आप और हम बात ना कर पाएं, इसके मल्टीपल मॉडल्स हैं। तो किसी ने फ्लैग कर दिया, किसी ने रिपोर्ट कर दिया, उसके बाद वो कंटेंट मॉडरेटर के पास चले गया, और जो कंटेंट मॉडरेटर है अगर वही
पॉलिटिकल बायस के साथ बाइडेन को सपोर्ट कर रहा है, हैरिस को सपोर्ट कर रहा है, तो नेचुरल सी बात है वो प्रो ट्रम्प कुछ भी नहीं चलने देगा, एंड दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग। इसीलिए भाई जो रोगन कहते हैं कि अगर हम पॉडकास्टर्स नहीं रहते, हम जो अलग अलग कंटेंट बना रहे थे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अगर हम नहीं रहते, ट्रम्प को हर जगह हम बिठा के बात नहीं करते उसके साथ, इलॉन मस्क ट्विटर के पास ट्विटर नहीं होता और फॉक्स न्यूज़ नहीं होता, तो हम ये इलेक्शन जीत ही नहीं सकते थे। इतना ज़्यादा शैडो बैन कर रखा था मेटा टू गेट रिड ऑफ फैक्ट चेकर्स। तो भाई ये फैक्ट चेकर्स भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है ना। जुकरबर्ग क्लियरली कहते हैं कि जो फैक्ट चेकर है ना, वो खुद में पॉलिटिकल बायस लेके आते हैं, और वो फैक्ट चेकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वो कुछ लोगों को ही टारगेट करना चाहते हैं। तो दोस्तों लास्ट समरी में एक बात समझिए, हमारे पास मान लीजिए ये पूरा हमारा ग्लोब है, उसमें इंफॉर्मेशन है। फैक्ट चेकर्स और नैरेटिव बिल्डर्स क्या करना चाहते हैं, वो आपकी इंटरनेट को लिमिट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप पूरी इंटरनेट को मत देखें, उसके मतलब आपको सारे फैक्ट्स पता होंगे तो आप अपने ओपिनियन बनाओगे। तो ये जो प्रोपेगेंडा मेकर्स होते हैं ये चाहते हैं कि आपको एक टनल विजन दे दें, एक पतला सा नैरो विजन दे दें, और उस नैरो विजन में ही आप पूरी जिंदगी देखते रहें। बट एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर क्या कर सकता है, वो हर नैरेटिव आपको बता देगा कि हाँ क्या ईडी सीबीआई क्या उसका मिसयूज होता है, हाँ, बट सेकेंड स्टेटमेंट में उसे तुरंत बोलना चाहिए ईडी सीबीआई का मिसयूज भारत में सिंस इंडिपेंडेंस चल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से प्रेसिडेंट रूल लगा लगा के चीफ मिनिस्टर को धक्के मार के निकाला है, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार। तो क्या मिसयूज होता है? हाँ। क्या भारत में करप्शन है? हाँ। किस पार्टी के अंडर नहीं है? हर पार्टी के अंडर है। कौन सी पार्टी पाक साफ है? कोई भी नहीं है। अब तो कैग का रिपोर्ट भी आ गया आम आदमी पार्टी पे। तो ये हो गया कि आपको मैंने 4-5 पूरे एरिना में बता दिया कि सब कुछ गंदा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत अच्छा है या वो बहुत अच्छा है, सब कुछ गंदा है, सब में कुछ कुछ खामियां हैं, उसको सबको इंप्रूव किया जा सकता है। बट अगर मुझे आपको टनल विजन से कोई नैरेटिव बिल्ड करना है तो मैं आपको बताऊंगा कि भारत को ज्यादा मत देखो, बस ये बताओ कि भारत एक डिक्टेटरशिप है। टनल विजन सिर्फ मेरे तरफ देखो, पूरा इंटरनेट मत छान मारो। और ये काम 2 तरीके से होता है। मैं कुछ लोगों को प्रमोट करूंगा, फर्स्ट कंटेंट क्रिएटर्स को ऑथेंटिक दिखने के लिए, लेजिटिमेट दिखने के लिए। सेकंड कि मैं बाकी चीजों को फैक्ट चेक करके साइड कर दूंगा, मास रिपोर्ट करके साइड कर दूंगा। और इसीलिए बहुत बड़ा केओस हो रहा है कि भाई एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, लेफ्ट ओरिएंटेड जितना भी मीडिया है वो परेशान हो गया। कम्युनिटी नोट्स मोर इफेक्टिव देन फैक्ट चेकर्स। मार्क जकरबर्ग डिफेंड्स मेटास कंटेंट मॉडरेशन। अब एक दिमाग में आपका क्वेश्चन आएगा कि भाई बट ये हुआ कब से, क्या ये हमेशा से था? बिल्कुल नहीं। जुकरबर्ग कहते हैं पहले 10 साल तो मेरे को कोई परेशानी नहीं थी, लास्ट 10 साल, पिछले 10 साल में हम परेशान हो चुके हैं। और ये कैसे? एक एक स्टेप वाइज बढ़ा प्रेशर, एक एक स्टेप वाइज बढ़ा। इसने बोला सबसे ज्यादा तब बढ़ा जब डोनाल्ड ट्रंप 2016 में इलेक्शन जीत के आ गए। जैसे ही इलेक्शन जीत के आए हमें डर लगा कि क्या बात कर रहे हो, इंटरनेट से, सोशल मीडिया से क्या कोई इलेक्शन जीत सकता है? और क्या आपको याद है प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इसी तरीके से सोशल मीडिया वेव में इलेक्शन जीते थे? इसका मतलब लोगों के सपोर्ट से, नेचुरल सपोर्ट से लोग जीतते हैं। तो अब बहुत प्रॉब्लम हो गई थी अमेरिका के लिए कि भाई अगर ऐसे पॉपुलिस्ट लीडर हर जगह इलेक्ट होने लगे। और ध्यान से देखिए बीबीसी क्या लिखता है, फेसबुक एड कैंपेन हेल्प्ड डोनाल्ड ट्रंप विन इलेक्शन, 2016 का इलेक्शन, राइट। और उसके बाद 2020 का ये देखिए, नो मैटर हु विंस द यूएस इलेक्शन द वर्ल्ड्स फेक न्यूज प्रॉब्लम इज हियर टू स्टे। तो सीएनएन ये चाहता है कि सीएनएन की बात सच है, बस पूरा इंटरनेट मत देखो, आप सिर्फ सीएनएन की बात सुनो और मान लो कि सीएनएन इज 100% ट्रूथफुल। और आप और मैं कमेंट में जरूर बताइएगा सीएनएन, बीबीसी, गार्जियन, अल जजीरा, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। प्लीज ऑनेस्टली बताइएगा, आपका ऑनेस्ट क्या ओपिनियन है। क्या हमारी बातें, क्या हमें आपस में बात करने से रोका जाता है? रशिया वर्कड, ये सेकंड इवेंट था जिसके बाद सेंसरशिप बढ़ती गई। तो इवेंट वाइज बता रहा हूं। सेकंड कि रशिया, व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने हेल्प किया डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में आने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए। ठीक है, तो ये एक नैरेटिव था, जकरबर्ग ने बताया। इसके बाद और सेंसरशिप बढ़ गई। यूएस इलेक्शन 2016 वाई रशिया इज सेलिब्रेटिंग ट्रंप विन। और बैक टू बैक, ये देखिए बीबीसी का है और ये इनका काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस है। ओके, दैट इज राइटिंग रशिया ट्रंप एंड 2016 यूएस इलेक्शन। बाद में इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई, बहुत चर्चा हुई और क्लियरली पता चला कि ये सब होक्स था, फेक न्यूज बनाया गया था बाय लेफ्ट। तो मतलब दोस्तों, सारे लोग यहां पे कोई भी साफ नहीं है, यहां पे कोई भी पाक साफ नहीं है, सब झूठ बोलते हैं, सब इलेक्शन जीतने के लिए झूठ बोलते हैं, सब मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, फेक इमेजेस, एआई इमेजेस, अननेसेसरी एक दूसरे के ऊपर स्मीयर कैंपेन, सब कुछ करते हैं, पैसे देते हैं, हैक कराते हैं, दे डू फ्रॉम बोथ द साइड्स। बट आपको हमेशा ये बताया जाएगा कि दिस इज द जॉब ऑफ ओनली अ कंजर्वेटिव। चलिए देखिए, CSIS डिड रशिया इन्फ्लुएंस ब्रेक्जिट, थर्ड इवेंट, ब्रेक्जिट, यूरोप का फ्रैगमेंटेशन। और फिर अगला नैरेटिव आ गया, 4 की टेकअवेज फ्रॉम ब्रिटिश रिपोर्ट ऑन रशियन इंटरफेरेंस। तो ये
आपको तीसरा नैरेटिव, चौथा नैरेटिव जिससे बहुत परेशानी हो गई थी कि ग्लोबली पॉपुलिस्ट लीडर्स अचानक पावर में आ रहे थे और ये परेशान हो गए थे। ट्रंप, बोल्सोनारो, मोदी, एंटी माइग्रेशन। अरे भाई, प्रो माइग्रेशन कौन था? ओपन सोसाइटी। ओपन सोसाइटी की तारीफ कौन कर रहा था? कमेंट में जरूर बताइएगा। ओपन सोसाइटी, ओपन बॉर्डर, एंजेला मर्कल, उर्सुला, कीर स्टारमर, जस्टिन ट्रूडो, ये सब एक ही इकोसिस्टम के बच्चे हैं, ये आपस में बात करते हैं, ठीक है। दे हैव अ ग्लोबल इकोसिस्टम। तो कहीं पे भी पॉपुलिस्ट आ रहा था, जेयर बोल्सोनारो गायब हो गया भाई, कहाँ है जेयर बोल्सोनारो, ठीक है। उसी टाइम में विद द 21st सेंचुरी ए क्वार्टर कंप्लीट इलिबरल डेमोक्रेसी इज द न्यू ग्लोबल नॉर्म। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि भाई ये डेमोक्रेसी, इस टाइप का मॉडल इनको पसंद नहीं है, लिबरल्स को ये पसंद नहीं। पॉपुलिस्ट लीडर्स दे डोंट वांट, दे वांट कोलिशन गवर्नमेंट्स, ओपन बॉर्डर, ओपन सोसाइटी, सेकुलरिज्म के नाम पे मिसयूज करना, कल्चर को तोड़ना, कल्चर को दबाना, सबड्यू करना और ग्लोबल कल्चर बनाना, ताकि मिक्स्ड रेसेस बने, मिक्स्ड रिलीजन्स बने और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अमेरिका के वेस्टेड इंटरेस्ट हर दुनिया में जाए, दुनिया के एक एक कॉर्नर पे जाएं और कॉन्फ्लिक्ट हो, कॉन्फ्लिक्ट में इनकी वेपन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी चले। जब हम ओपन बॉर्डर कहते हैं तो यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? यही कॉन्फ्लिक्ट इज द सोर्स ऑफ अमेरिकन स्टेबिलिटी। दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट, अमेरिका में स्टेबिलिटी, दैट इज द आइडिया। प्रॉब्लम यह है कि आज अमेरिका भी डिस्टेबलाइज हो गया। अच्छा, इसके बाद ये कहते हैं कि भाई मेरे ऊपर मार्क जुकरबर्ग क्लेम्स बाइडेन ऑफिशियल स्क्रीम्ड एंड कर्स्ड एट मेटा एग्जीक्यूटिव्स ओवर वैक्सीन्स। तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि भाई बहुत लोग बोल रहे थे कि ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन भी करना चाहिए। मतलब जैसे भारत में बात होती है ना आयुर्वेदा की, तो आप देखेंगे भारत में जो भी आयुर्वेदा की बात करेगा, चाहे वो बाबा रामदेव हो, चाहे रिसेंटली मैंने देखा नवजोत सिंह सिद्धू, उनको कैंसिल कर दिया गया, लिटरली, ठीक है, कि भाई नहीं एलोपैथी से ही सब कुछ होगा, एलोपैथी से ही होगा। तो वैसे ही अमेरिका में ये नैरेटिव बनाना था कि सबको वैक्सीन लेना है, वैक्सीन के अलावा कोई ऑल्टरनेट थेरेपी नहीं है, ठीक है, वैक्सीन 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 और वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दैट वॉज द नैरेटिव। और इसके अलावा कोई इसके ऊपर मीम भी बना देता था, इसके ऊपर कोई जोक भी लिख देता था, उसे भी सेंसरशिप किया गया। उसके देखिए बाइडेन भी रिएक्ट कर जाते हैं, चीज़ बहुत सेंसेशनल है। बाइडेन जाते जाते रिएक्ट भी कर रहे हैं। बाइडेन कॉल्स मेटाज डिसीजन टू ड्रॉप फैक्ट चेकिंग रियली शेमफुल। तो दोस्तों, अगर कमाला हैरिस पावर में आती तो हम एक ऑर्वेलियन स्टेट में, कंप्लीट ऑर्वेलियन स्टेट में रहते, और वो सारी जो एडवर्ड स्नोडेन की बातें आती हैं, एनएसए की बात आती है, CIA की बात आती है, वो सब हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं, हमारे पूरे सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एंड इसमें सबसे बड़ा लॉस प्राइम मिनिस्टर मोदी का नहीं, सबसे बड़ा लॉस किसका होता? इस पूरी डेमोक्रेसी का होता। क्योंकि जब ग्लोबल लोग हमारी डेमोक्रेसी को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे तो इससे बड़ा कोई शेम नहीं होगा। फिर व्हाट इज़ द नीड टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।